जय भारत मित्रों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन हब ट्यूटोरियल में। मैं कमलेश विश्वकर्मा आप लोगों के लिए आज से इंग्लिश का सेशन लेकर आ रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंट कितनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप बैंकिंग की बात करें या फिर आप चाहे एसएससी की बात करें या फिर चाहे व्यापम की बात करें। गाइस, आप अपना पहला सेशन है और आप लोगों के लिए मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनका यूज आपने पहले ऐसा किया होगा कि एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया होगा, बट आज मैं उनको ही वही आपको वर्ब जो है उनका यूज एज अ मेन वर्ब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज वही पढ़ने वाले हैं अपन। थोड़ा सा सेशन होगा अपना, स्टार्ट करते हैं। आइए तो मैं आपको बताता हूँ कैसा है क्या है। देखो, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, वो चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, उसमें क्या क्या हो सकती है। तीन चीजें हो सकती है भाई, कि भाई एक क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा, दूसरा क्या होगा आपकी वर्ब होगी और तीसरा क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। तीन चीजें हो सकती है कोई भी सेंटेंस है आपका, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। गाइस देखो, मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी सेंटेंस है उसमें इंपॉर्टेंट होना किसका जरूरी है, मेन वर्ब का। कोई भी सेंटेंस है उसमें बिना मेन वर्ब के कभी भी कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी कोई सेंटेंस बन सकता है, ये आपको पता है। शायद आप टेंस थोड़ा सा भी पढ़े। अब एक दूसरी चीज की कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें शायद आप यहाँ देख रहे हो कि आपने इनको पहले हमेशा एज अ हेल्पिंग वर्ब देखा होगा। जैसे कि मैं बात करूं हैज, आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा होगा। मैं बात करूं हैव, आपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैं बात करूं वाज और वर की, आपने हमेशा इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा होगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैं बात करूं इज एम आर, आपने हमेशा इसको कैसा पढ़ा होगा, कंटिन्यूअस में पढ़ा होगा, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। बट क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये सब मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज की जाती है। ये हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, साथ में मेन वर्ब के रूप में भी यूज की जाती है। मैं आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंट पहले क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों के लिए और ज्यादा इजी हो जाए समझना। देखो, होता क्या है कि कोई भी सेंटेंस है जिसपे आपका पूरा काम जो हो रहा है, जिसमें मतलब मान लो कि कोई सेंटेंस है, उसमें एक करने वाला होगा जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्या, जो काम करता है उसको आप बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, जिसपे काम हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। दो चीजें तो क्लियर है कि भाई एक काम करने वाला है और एक जिसपे काम हो रहा है, तो वो जो काम कर रहा है वो पर्सन होगा सब्जेक्ट, जिसपे काम हो रहा है वो पर्सन होगा क्या आपका ऑब्जेक्ट। अब भाई जब काम कर रहा है हो रहा है तो कुछ काम भी हो रहा होगा, तो वही आपकी क्या कहलाएगी, वही कहलाती है आपकी वर्ब। वो क्या कहलाएगी, ये वर्ब। क्लियर इतना। अब ये जो वर्ब होगी भाई, ये हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी। देखो, मेन वर्ब जो होना है वो किसी भी सेंटेंस की रीड बोल सकते हैं आप उसको, क्या बोल सकते हैं, किसी सेंटेंस की रीड। इट मींस क्या कि भाई कोई सेंटेंस है, आप बिना कभी भी मेन वर्ब के नहीं बना सकते, उसमें मेन वर्ब होने, क्योंकि जब तक आपका काम ही नहीं पता होगा कि आप क्या काम कर रहे हैं तो क्या कोई सेंटेंस पूर्ण हो सकता है। मान लो मैं इसको यहां से किसी भी सेंटेंस में से मेन वर्ब यदि हटा देता हूं तो क्या वो सही रहेगा, बनेगा ही नहीं सेंटेंस। आप में से करने वाला हो गया, एक काम जिसपे हो रहा है वो हो गया, दो चीजें हो गई, तो क्या ये कंप्लीट होगा, नहीं होगा। क्लियर। अब ये इतना आपको यदि क्लियर हो गया तो देखो, हैव जो है अभी बहुत ज्यादा यूज है। पहली अपनी वर्ब है वो कौन सी है, हैव। और हैव जो है बहुत ज्यादा यूज की जाती है अभी ट्रेंड में। देखो, इसका यूज आप पहले आपको सबको पता होगा, 90% लोगों को ये पता होगा कि हैव मतलब आपके पास कोई चीज पास होती है तो उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास ये पेन है तो मैं इसको इंग्लिश में कैसा बोलूंगा कि आई हैव अ पेन। इट मीन मेरे पास नियर। देखो, पास भी दो तरह का होता है, एक नियर मतलब आपके पास कोई चीज होती है वो नियर हो जाता है, और ये पास मतलब कोई, जैसे मेरे पास ये पेन है, मेरे पास सॉरी ये पेन। ठीक है, क्लियर इतना। आगे बढ़ते। अब देखो, कोई भी मेन वर्ब है उसके फॉर्म्स कितने हो सकते हैं, कोई मेन वर्ब है उसके कितने फॉर्म हो सकते हैं, 5 फॉर्म। देखो मैं बता देता हूँ, एक फर्स्ट फॉर्म होता है, दूसरा सेकंड होगा, फिर क्या होगा थर्ड होगा, फोर्थ होगा और फिफ्थ होगा। क्लियर। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपका इसको देखो, फोर्थ फॉर्म को एक बार थोड़ा गौर करो, और फोर्थ फॉर्म में आपको थोड़ी सी चीजें कॉमन दिखाई दे रही है। और कॉमन क्या है कि भाई यहां से यदि मेन वर्ब को मैं लूं और मेन वर्ब का यदि फर्स्ट फॉर्म लूं तो उसमें यहां देखो कौन सा है, आईएनजी लगी है लास्ट में, आईएनजी लगी है नहीं लगी। मतलब क्या, कुछ लोग इसको बोलते हैं मेन वर्ब के साथ आईएनजी, मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या फिर कुछ लोग बोले कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। दोनों एक ही बात है, कुछ लोग बोलते हैं फोर्थ फॉर्म, कुछ बोलते हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इतना क्लियर हो गया। दूसरा, इसकी हैज जो होती है, ध्यान रखना, हैज जो होती है इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है, जो कि आपकी
सेंटेंस में मैं बताऊंगा जब आप टेंस पढ़ेंगे। अगला जो अपना सेशन होगा उसमें आपको टेंस में इन सब चीजों का मैं यूज करना बताऊंगा। अभी सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि कैसे यूज करना। अगली चीज देखते हैं बी। बी मतलब होता है होना। बी की सेकंड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, और बी की सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब। थर्ड फॉर्म होती है क्या आपकी? बीइंग। थर्ड के बाद फोर्थ वही फर्स्ट के साथ आईएनजी हो जाएगी बीइंग। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? इज ए मान। क्लियर इतना? तो ये फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं डू। देखो डू भी यदि आपने शायद थोड़ा सा टेंस कभी पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो आपने देखा होगा कि भाई डू जो है, डू और डिड और डस, इनका यूज आपने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में एज अ हेल्पिंग वर्ब किया होगा। बिल्कुल किया होगा, क्योंकि आप जो प्रेजेंट सिंपल है और पास्ट सिंपल है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? या तो डू होता है या फिर क्या होता है? डिड। उसका डज होता है, या फिर पास्ट सिंपल की क्या होती है? डिड होता है। इतना क्लियर है क्या? बट यहाँ अपन थोड़ा सा क्या है, अपन पढ़ रहे हैं मेन वर्ब, जिनमें देखो डू मतलब क्या होता है? करना है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। और वही फोर्थ फर्स्ट के साथ आईएनजी, और लास्ट क्या हो जाएगी आपकी? डज। इतना क्लियर हो गया क्या आपका? इतना सब आई थिंक क्लियर हो गया हो। तो इनका यूज देखो, अभी अपना जो अगला सेशन होगा वो टेंस होगा, और मैं इन्हीं सब का यूज करके आपको बताऊंगा कि पूरा जो टेंस है, हाँ क्लियर कर दूं। लोग बोलते हैं कि भाई टेंस बहुत टफ है। जो पूरा टेंस है वो सिर्फ इन्हीं से बनाओ। आप मुझे एक चीज बताइए, कभी आपने इनके अलावा कोई अलग हेल्पिंग वर्ब देखी है क्या? इनके अलावा टेंस में आप बताइए कोई अलग हेल्पिंग वर्ब होती है क्या? आई डोंट थिंक इनके अलावा कुछ होती है। अब आप बोलोगे सर विल और शैल होता है, विल और शैल होता है, बट विल शैल आप ध्यान रखिएगा कि विल शैल जो होता है, विल और शैल वो मॉडल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो हेल्पिंग वर्ब होती है पर वो मॉडल है। ठीक है, तो वो अपन उनका यूज अलग है, मॉडल अलग चीजें होती हैं और ये अलग चीजें। क्लियर है? अब देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक सेंटेंस बता देता हूं कि इनका यूज कैसे होगा। आई होप इतना आप शायद थोड़ा समझे हों। जैसे भाई मैं बोलूं, मैं एक सेंटेंस लेता हूं, आई डू इट। क्या लिया मैंने एक सेंटेंस लिया और आई डू इट। यदि आपने थोड़ा सा भी कभी थोड़ा सा टेंस पढ़ा हो तो अपन देखते हैं, देखो ये आई जो है आपको पता है कि आई भाई सब्जेक्ट होता है, मैंने ये मान लिया सब्जेक्ट। क्लियर? ये आपको दिख रहा है कि भाई ये क्या है? आपकी वर्ब है। अभी मान लेते हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर ये मेन वर्ब है, कुछ लोग बोलेंगे सर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो आप इसको थोड़ा सा अभी छोड़ देते हैं, अपन मान लेते हैं ये वर्ब है। क्लियर इतना? ये वर्ब है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग जब किया था तभी बताया था कि भाई एक सेंटेंस में क्या हो, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। तीन चीजें होगी, इसके अलावा कुछ होना नहीं है। अब देखते हैं कि भाई ये मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप। देखो यदि मैं अपने टेंस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर का नॉलेज हो तो आप देखो ये सब्जेक्ट हो गया। अब मैं इसको यदि हेल्पिंग वर्ब मानूं तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ये फिर आपको ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको याद है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मतलब ये डेफिनेटली ये तो आपकी कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि ये हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं है। इतना क्लियर हो गया क्या कि अब मैं मेन वर्ब पे आता हूं। देखो ये सब्जेक्ट हो गया आपका क्या? आई। और आई जब सब्जेक्ट हो गया तो आई सब्जेक्ट होने के बाद आगे बढ़ते हैं। आई सब्जेक्ट हो गया, मैं इसको मानता हूं कि भाई ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब है तो देखो आई आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आना चाहिए? प्लूरल, मतलब फर्स्ट फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म मतलब ये इसको मेन वर्ब मानो तो ये मेन वर्ब, और ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये बन क्या रहा है? यदि मैं इसको देखूं ऐसा थोड़ा सा आपको रिमाइंड करूं कि एक सब्जेक्ट हो गया आई, फिर उसके बाद में यदि मानू मेन वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। तो ये देखो यहां पर अब ये स्ट्रक्चर बन गया, और ये स्ट्रक्चर बन गया किसका? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसका स्ट्रक्चर बन गया प्रेजेंट सिंपल टेंस का। क्लियर है क्या? इतना ये स्ट्रक्चर बन चुका है प्रेजेंट सिंपल। तो मतलब मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो वर्ड्स हैं इनका यूज आप दिख रहे हैं, तीन ही वर्ड गिनती के। आप बोलोगे कि सर कुछ है नहीं, बस तीन तो वर्ड्स हैं, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। बट गाइस ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेंस में, बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। और आजकल जो सेंटेंस है बैंकिंग हो, एसएससी हो, सब एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड आता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहां हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, और जहां आप कंफ्यूज हुए वही पूछना चाहेगा एग्जाम लेने वाला। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। अगला जो सेशन होगा अपना वो टेंस से होगा, और टेंस में मैं इन्हीं का आपको यूज करना बताऊंगा कि भाई इनका यूज कैसे कैसे किया जाता है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनको बताएं कि एजुकेशन हब में इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अपने व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, फेसबुक सब दूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक बने रहे, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपनी फैमिली का अपना ध्यान रखें। जय भारत, धन्यवाद।